दोस्तों, साधारण वेशभूषा में बैंक पहुंचे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को जब बैंक मैनेजर ने अपमानित करके धक्के मार के बैंक से बाहर निकाला, फिर उसके बाद जो हुआ जिसे देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गई। जी हाँ दोस्तों, सभी के होश उड़ गए। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लगभग सुबह के 11 बजे थे और शहर के एक बड़े और मुख्य बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहने थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा पकड़ा हुआ था, अंदर आते हैं। बैंक में जाते ही वहां मौजूद ग्राहक कर्मचारी उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरिनारायण प्रसाद। उनके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में वह लिफाफा पकड़े हुए थे। धीरे धीरे वह कस्टमर सर्विस काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। काउंटर पर एक महिला बैठी थी जिसका नाम नीलिमा था। हरिनारायण जी ने नीलिमा के पास पहुंचकर बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, बेटी, मेरे अकाउंट में कुछ समस्या आ रही है, कृपया इसे चेक कर लीजिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना लिफाफा नीलिमा की तरफ बढ़ा दिया। नीलिमा ने उनकी तरफ देखा और उनके साधारण कपड़ों को देखकर मन ही मन उन्हें जज करने लगी। उसने कहा, बाबा, क्या आप गलत बैंक में आ गए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता हमारे बैंक में होगा। हरिनारायण जी ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया, बेटी, एक बार देख लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। नीलिमा थोड़ी असमंजस में पड़ गई और फिर कहा, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। यह कहकर वह फिर अपने काम में लग गई। हरिनारायण जी वहीं पास में खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने नीलिमा से दोबारा कहा, बेटी, अगर तुम्हें समय नहीं मिल रहा है तो क्या तुम मैनेजर को बुला सकती हो? दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे बात कर लेता। इसके बाद नीलिमा ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और फोन उठाकर मैनेजर अभिषेक का नंबर डायल कर देती है। उसने फोन किया और फोन करने के बाद मैनेजर को बता दिया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहो तो मैं उनको आपके पास भेज दूं। इसके बाद जो मैनेजर होता है वह वहीं से हरिनारायण प्रसाद जी को देखने लगता है। हरिनारायण जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे, तो तभी मैनेजर फोन पर नीलिमा से पूछने लगता है कि क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कोई मुंह उठाकर चला आया है। तो वो कहती है कि सर, यह बात तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर अभिषेक कह देता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर नीलिमा को आदेश मिल गया था बैंक मैनेजर की तरफ से और नीलिमा हरिनारायण जी को वहां पर वेटिंग एरिया में बैठा देती है। कहती है, बाबा, आप वहां पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मीटिंग कर लेंगे। इसके बाद हरिनारायण जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं बिना कोई शिकायत किए और वहां पर कोने पर रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक हरिनारायण जी की तरफ देख रहे थे क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर आया करते वे अच्छे खासे सूट कोट में आया करते, लेकिन हरिनारायण जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने से भी नहीं लग रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे। इस बैंक में उनका खाता होना एक अजूबा था। हरिनारायण जी का साधारण पहनावा और विनम्र स्वभाव उन बैंक के अंदर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वेटिंग एरिया में बैठे हरिनारायण जी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने उन्हें भिखारी कहा तो किसी ने सवाल उठाया कि ऐसे व्यक्ति का इस बैंक में खाता हो सकता है क्या भला। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि बैंक ने ऐसे व्यक्ति को अंदर ही क्यों आने दिया। हरिनारायण जी इन सब बातों को सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए शांत भाव से अपना नंबर आने का इंतजार किया। उनके मन में बस यही विचार था कि मैनेजर आएगा और उनकी समस्या हल हो जाएगी। इसी बीच बैंक का एक कर्मचारी जिसका नाम रोहित था, बाहर से बैंक के अंदर आया। रोहित एक छोटी पोस्ट पर काम करता था, लेकिन सभी से विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आता था। अंदर आते ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठे हैं और उनके बारे में लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं।
रोहित ने यह सब सुनकर तुरंत स्थिति को समझा और हरिनारायण जी के पास गया। उनके पास जाकर आदर पूर्वक बोला, बाबा आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या काम है आपका, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। हरिनारायण जी ने उसकी विनम्रता देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरे अकाउंट में कुछ समस्या है, मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर रोहित ने कहा, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट कीजिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद रोहित मैनेजर अभिषेक के कैबिन में गया और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता दिया। अभिषेक जो पहले से ही हरिनारायण जी के बारे में जानता था, मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहां पर बिठाया है, थोड़ी देर वहां बैठेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। अभिषेक ने फिर रोहित को दूसरी जिम्मेदारियों में उलझा दिया और कहा, तुम यह काम कर लो और इस चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। रोहित मैनेजर के निर्देशों का पालन करते हुए अपने दूसरे काम में लग गया। इस बीच धीरे धीरे हरिनारायण जी को वेटिंग एरिया में बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे के बाद बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण जी का धैर्य जवाब दे जाता है, लेकिन उसके बाद उनसे यह बात सहन नहीं होती। वह खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद मैनेजर अभिषेक के कैबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही वह मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ते हैं तो मैनेजर देखता है कि बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह फौरन अपने कैबिन से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। वह ठरकते हुए पूछने लगता है कि हाँ बाबा बताइए, आपको क्या काम है। तो हरिनारायण जी अपना लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि बेटा यह देखो, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है, आप देखकर बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर अभिषेक थोड़ी देर तक सोच विचार करता है। हरिनारायण जी की बात सुनने के बाद अभिषेक ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी लापरवाही भरे अंदाज में कहा, बाबा जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। हरिनारायण जी ने विनम्रता से कहा, बेटा पहले तुम एक बार मेरे अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ कहो तो बेहतर रहेगा। इस तरह से अंदाजे से बात करना सही नहीं है। अभिषेक उनकी बात सुनकर हंसने लगा और कहा, बाबा यह मेरे सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि उनके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा और अब आप यहाँ से चले जाइए। सभी कस्टमर आपकी ओर देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अजीब माहौल बन रहा है। हरिनारायण जी बिना कुछ कहे अपना लिफाफा अभिषेक की टेबल पर रखकर और बोले, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उसे एक बार जरूर देख लेना। यह कहकर हरिनारायण जी वहां से जाने लगे। जब वह बैंक के मेन गेट पर पहुंचे तो अचानक मुड़कर बोले, बेटा तुम्हें इस सब का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर हरिनारायण जी बैंक से बाहर निकल गए। वह धीरे धीरे टहलते हुए दूर चले गए। हरिनारायण जी की बात सुनकर अभिषेक थोड़ी देर के लिए सहम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन शब्दों में कोई गहरी चेतावनी छुपी हो, लेकिन फिर उसने अपनी घबराहट को झटकते हुए सोचा कि अक्सर बुढ़ापे में लोग ऐसी बातें कर ही देते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद अभिषेक वापस अपने काम में लग गया, लेकिन टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जो रोहित है वह वहां आता है और इस लिफाफे में जो जानकारी थी उसे देखकर रोहित उस लिफाफे को लेकर कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करता है। जैसे ही वह उस जानकारी को ढूंढता है उसे एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति जो यहाँ आया था इस बैंक का एक प्रकार से मालिक है। इस बैंक के 60% शेयर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास ही है। यह बात जानकर रोहित चौंक जाता है और भी ध्यान से डिटेल्स को पढ़ने लगता है। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में इस बैंक का मालिक है। रोहित अब समझ जाता है कि उसने जो बुजुर्ग व्यक्ति को इग्नोर किया था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके बाद रोहित उस रिपोर्ट की एक कॉपी निकालता है और उसे लेकर बैंक के मैनेजर अभिषेक के पास जाता है। मैनेजर इस समय अपने कैबिन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहे थे और उन्हें नई स्कीम्स के बारे में बता रहे थे। रोहित हल्की सी दस्तक देता है और फिर धीरे धीरे अंदर आ जाता है।
मैनेजर रोहित से इशारे से सवाल करता है क्या काम है। रोहित इशारों में ही उसे बताता है कि यह रिपोर्ट उस बुजुर्ग व्यक्ति की है जो भी कुछ देर पहले बैंक में आया था और आपने उसे बिना किसी बात के यहाँ से भेज दिया। रोहित कहता है आप एक बार इस रिपोर्ट को देख लें तो अच्छा रहेगा। मैनेजर जो अपने कस्टमर से बात कर रहा था थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान हटाता है और रोहित की बात को सुने बिना रिपोर्ट को टेबल पर सरका देता है। इस पर रोहित फिर से बड़े ही सम्मान के साथ कहता है कि अगर आप इसे एक बार देख ले तो यह आपके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभिषेक इसे फिर से नजरअंदाज करते हुए कहता है कि मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे कस्टमर में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को रोहित की तरफ बढ़ा दिया और रोहित उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम धंधे में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए और धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर जिस टाइम पर हरिनारायण जी कल आए थे उसी टाइम पर वह फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था और अंदर आने के बाद वहां पर सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद वह मैनेजर अभिषेक को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं तो मैनेजर भी डरते हुए अपने कैबिन से निकलकर हरिनारायण जी के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी हरिनारायण जी मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो अब आप भी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर अभिषेक थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वह फिर सोचते हैं कि क्या सजा मुझे दे सकते हैं यह आदमी, भला मेरे साथ ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद हरिनारायण जी कहते हैं कि तुम मैनेजर के पद से हटाए जा रहे हो और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले रोहित को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है और वो कहने लगता है कि आप होते कौन हो मुझे इस तरह से मेरे पद से हटाने वाले। तो हरिनारायण जी कह देते हैं कि मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 60% शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूं। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ कस्टमर कल भी इस बैंक के अंदर आए थे और आज भी आए थे वो सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और हरिनारायण जी की तरफ फटी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति हरिनारायण जी के साथ आया था, वह अपने उस सूटकेस को खोलता है और खोलने के बाद उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि रोहित के प्रमोशन का था। उसे एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद वह दूसरा लेटर निकालता है जिसको बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर मैनेजर अभिषेक के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण जी से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो हरिनारायण जी होते हैं वो उसे उठाते हैं और कहते हैं कि माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं। तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वो हमारे इस बैंक के पॉलिसीज के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहाँ पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पडले में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना हरिनारायण जी ने की थी और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो हरिनारायण जी कहते हैं कि वो तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से हटा भी सकता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाले जिस हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट का असली हकदार वही है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें जज ना कर सके। ऐसा कहकर हरिनारायण जी रोहित की काफी तारीफ करते हैं। फिर वह नीलिमा को बुलाते हैं और नीलिमा को भी इस बात में फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि मैं पहली गलती समझकर तुम्हारी से माफ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आए तो उसको कपड़ों से जज नहीं करना है, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले से ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता।
इसके बाद नीलिमा भी हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हरिनारायण जी वहाँ से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कह गए थे कि रोहित से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहाँ पर किसी ना किसी को भेजता रहूँगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर हरिनारायण जी वहाँ से चले गए थे और पूरा बैंक का पूरा सेटअप इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। हरिनारायण जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि ओनर हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो, क्योंकि ज़्यादातर और अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं, लेकिन चाहे पीछे से मैंने किस तरह का काम करे या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करे, उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन हरिनारायण जी अपने ओनर होने का पूरा कर्तव्य निभा रहे थे और उस बैंक के कर्मचारी को अच्छा सा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हैं हरिनारायण जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं रोहित के बारे में? आपकी क्या राय है मैनेजर अभिषेक के बारे में? आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और हौसला मिले आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का। कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सके और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।